क्योंकि 2021 की जनगणना हुई नहीं है, पता है ना आपको। 2011 सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब से हुआ? जनगणना की जो शुरुआत हुई वो कब से हुआ, कोई बताएंगे? भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई? भारत में जनगणना की शुरुआत या इसकी स्टार्टिंग जो डेट है, कोई बताएंगे स्टूडेंट? भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई? किसी को पता नहीं है? भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1872 में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। कुछ बातों को समझे आप कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया। इसके बाद भारत में नियमित जनगणना, ठीक ना, एक नियम से जो जनगणना हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया। शासनकाल को क्या बोलेंगे? टेन्योर। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत जो हुई वो 1872 में किया गया। और भारत में नियमित जनगणना जो है, अब नियमित जनगणना मतलब नियम से, मतलब कितने बरस पर? तो 10 वर्ष में। ये 10 वर्ष में जनगणना की जो है शुरुआत यहां से हुई। तो हम लोग देखोगे 1881, वैसे ही 10 बरस पर प्लस 10 जोड़ोगे तो 1891 में हुआ होगा। फिर 10 देखोगे तो 1991 में हुआ होगा। मान लो यहाँ 110 बरस जोड़ दिए, मान लो 110 बरस जोड़ दिया, 1991। फिर ऐसे ही 2001, फिर वैसे ही 2011, फिर 2021। लेकिन 21 की जनगणना नहीं हुआ था, किसके कारण? कोरोना एवं लोकसभा चुनाव। ये 10 बरस पर जनगणना है, लेकिन यहां याद रखना यहां 110 बरस ऐड किया गया है। अब 1881 1891 क्या लिखेंगे? एक ही बार 100 बरस बढ़ा दिए, ठीक ना। ये लाइन है, यहां से देखोगे तो 100 बरस आपको ऐड है। सौ बरस ऐड है। 1881, फिर 1891, फिर 1991, या ऐसे अगर जोड़ोगे तो 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921। तो उसका मतलब क्या है? बस 100 बरस बढ़ा। मतलब 1881 से भारत में 10 वर्षों पर जनगणना हो रहा है और अभी भी ये प्रक्रिया चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे ना पहले 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग, 2021 के जनगणना के अकॉर्डिंग, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक ना। उससे पहले पढ़ते थे 2001, 1991। तो वही लाइन है, बस ये लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना है कि 10 वर्षों पर जनगणना जो है भारत में नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट किया गया। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में, और 10 वर्ष पर नियम से चलने वाला जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। वैसे ही 10-10 वर्ष पर चल रहा है वो चीजें। अब लिखेंगे जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग क्या लाइन है। सबसे पहले यहां देखना, एक 21 में जनगणना हुआ है
और एक 51 में जनगणना हुआ है। तो यहां लिखना क्या है आपको कि स्वतंत्र भारत का, हाँ एक लाइन लिखोगे कि विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में हुआ था 1749 में। विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में हुआ 1749। विश्व में प्रथम जनगणना, विश्व में प्रथम जनगणना कहां हुआ था? स्वीडन में। विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में हुआ और वो हुआ था 1749 में। विश्व में प्रथम जनगणना कब हुआ? 1749 में। हो गया। इसके बाद यहां लिखना क्या है? आधुनिक किस्म की, मतलब मॉडर्न तरीका से, आधुनिक किस्म, ठीक ना, मॉडर्न तरीका से आधुनिक किस्म की प्रथम जनगणना। आधुनिक किस्म की प्रथम जनगणना थोड़ा अच्छे तरीका से, वो 1790 में किया गया था अमेरिका में। आधुनिक तरीका से, मॉडर्न तरीका से प्रथम जनगणना 1790 में किया गया अमेरिका में। और भारत में पहली जनगणना जो किया गया वो 1872 में। नियमित जनगणना, जिसको दशकीय जनगणना कहते हैं, दशकीय जनगणना भी कहते हैं, है ना, नियम के अकॉर्डिंग 10 वर्षों की जनगणना, या इसको दशकीय जनगणना भी कहते हैं। 10 वर्ष की जनगणना को दशकीय जनगणना भी हम लोग क्या बोलते हैं? दशकीय जनगणना भी कहते हैं। दशकीय जनगणना मतलब 10 वर्ष की जनगणना। इसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की, अच्छा ये बताओ, अगर हम नहीं लिखेंगे तो आप अपने से बताओगे कि नहीं, स्वतंत्र भारत की जनगणना प्रथम कब हुआ हो गया? 1991। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई होगी? 1951, बिल्कुल। जब भारत 1947 में आजाद हुआ है, 10 वर्षों पे जनगणना हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1881, 1891, 1991, 100 बरस हम बढ़ा दिए। अब 1900 बोलेंगे या 2000 बोलेंगे, बात तो समझ रहे हैं ना। 10 बरस की जनगणना, तो 1881, 1891, 1901, 1911, 1921। हाँ, हुई नहीं थी, नहीं पता नहीं है आपको, क्योंकि उस वक्त नहीं थे हम लोग। 2021 की जनगणना नहीं हुई है कोरोना के कारण। जनगणना 1881 से चल रहा है, 10 बरस पर जनगणना नियम के अकॉर्डिंग अब तक चल रहा है। आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 ही तो होगा। जैसे मान लो कि 1911 में हुआ होगा, 1921 में, 1931 में, 1941 में, तो 1941 में हम लोग गुलाम थे, 1951 में आजाद थे। तो यहां एक पॉइंट बनता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1951। समझ में आ गया अब? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना ये हुआ है 1951। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में। आधुनिक किस्म की जनगणना, जो प्रथम जनगणना थी इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की, वो जनगणना का नाम, जनगणना कहाँ हुआ था? अमेरिका में 1790 में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में। नियमित जनगणना, दशकीय जनगणना कब हुई? 1881 में। 1881 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? याद रखना, ये लॉर्ड मेयो कौन है? गवर्नर जनरल। हाँ, 1951।
हाँ, तो 10 साल के आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, सुनो। 1881 में जनगणना जो हुआ है ये 10 बरस की जनगणना है, समझ में आ रहा है ना। मतलब यहां से 10 बरस से जनगणना ये बोला गया लॉर्ड रिपन के द्वारा कि अब से नियम से जनगणना होगा। पहले जो 1872 में स्टार्ट हुआ तो ये नियम से जनगणना नहीं था, रेगुलर जनगणना नहीं थी, जब मन तब जनगणना होता था, समझ में आ रहा है ना। बोला गया कि 10 वर्ष की दशकीय जनगणना आज से स्टार्ट होगा और ये जो है अब नियम से 10-10 वर्ष पर जनगणना होते रहेगा, ये बोला गया। तो दशकीय जनगणना 1881 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 10 बरस पर अब होगा। तो 1881 के बाद 10 बरस पर कब हुआ? 1891 में। फिर कब हुआ? 1901 में। फिर कब हुआ? 1901 में। फिर 1900 क्या है 11, फिर 1921। ओ माय गॉड, आप लोग का दिमाग है कहाँ? देख रहे हैं ना ये लोग, पता नहीं। हमने इसलिए उसको लिखा कि इतने लाइन लिखो, लिखो ऐसे लिखो 1931। हमने ये नहीं लिखने के लिए ये बताया ये कि मतलब हम ये इतना नहीं लिखे, इसलिए हम एक ही बार में लिख दिया है ना। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, हम 100 बरस एक ही बार बढ़ा दिए। आपको समझ में आ रहा होगा। 2011 2021 अब समझ में आ रहा है ना। अब देखो 2021 की जनगणना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त कोरोना था, कोरोना के कारण ये जनगणना को क्या किया गया? स्थगित किया गया, ठीक ना। ये इतना नहीं लिखेंगे, इसीलिए हम बोले कि चलो 100 बरस ऐड कर दे रहे हैं। 10-10 बरस की जनगणना है। चलो ठीक है, समझ गए आप। देखो यहां से एक बार और रिपीट कर लेना। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया। भारत में नियमित जनगणना 10 बरस की जनगणना स्टार्ट हुई 1881 से, और 1881 से बोला गया कि 10-10 बरस पर क्या होगी? जनगणना होगी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। पूरे विश्व में प्रथम जनगणना कब हुआ? स्वीडन में 1749 में। आधुनिक तरीका से, मॉडर्न तरीका से, थोड़ा हाई फाई जगह भी है अमेरिका ब्रिटेन, है ना। तो इंडिया से थोड़ा मतलब आधुनिक तरीका से, मॉडर्न तरीका से 1790 से स्टार्ट किया गया। कहां? अमेरिका में, ठीक ना। और इंडिया में 1872, नियमित 81 से, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। यहां पर लिखोगे जनगणना 2011। ये जनगणना 2011 के बेस पर ही चलेंगे हम लोग। 2021 की जनगणना नहीं हुई है, 21 की जनगणना 27 में होगी, ठीक ना। 21 की जनगणना जो है वो 2027 में होगा, वही सेम प्रोसेस में होगा। चलिए 2011 के जनगणना। अब देखो इस जनगणना के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये लिखना है कि ये जनगणना के एक जो अध्यक्ष थे उसके बारे में पहले लिख लो। इसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस जनगणना का जो नारा था, नारा 2011 के जनगणना का जो नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 का जनगणना था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, कोई बताएंगे? 2011 के जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? 2011 के जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, कोई बताएंगे? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। सचिन तेंदुलकर, दोनों पॉपुलर नाम है ना। सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा, ये दो को क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक ना।
हो गया। इसके जो जनगणना का जो अध्यक्ष आयुक्त किया गया, अध्यक्ष आयुक्त, जो जनगणना का अध्यक्ष या आयुक्त जो किया गया वो सी चंद्रमौली को किया गया। सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली को किया गया। हो गया। अब देखना, यह भारत की, यह भारत के 15वीं जनगणना था। यह भारत के 15वीं जनगणना थी। यह भारत की 15वीं जनगणना थी। यह भारत की 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना आप समझ पाएंगे कि बताना पड़ेगा। जैसे 1881, 1891, 1901, है ना? तो ये 3 हो गया और बीच में 10। आप हंस क्यों रहे हैं? हो सकता है मिस्टेक मान लो हम ही से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने को मान रहे हैं। अब 2001, इस बीच में तो 10 गैप है, 1901 से 2001, तो 10 3 13, 10 3 13 के बाद ये 2011 की जनगणना जो हो गई और 2021 की जनगणना, क्योंकि एक 1872 में भी हुआ है, तो ये कुल मिलाकर जो है 15वीं जनगणना थी। ठीक ना? कुल मिलाकर 15वीं जनगणना जो है इस बेस पर चला और ये 15वीं जनगणना के आयुक्त जो अध्यक्ष बनाया गया सी चंद्रमौली को किया गया। सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली को बनाया गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा और सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब इस जनगणना के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को यह समझना है, क्योंकि 2027 की जनगणना हुई नहीं है। देखो 2000 नोट पॉइंट लिखो, एक नोट में लिखना, 2021 की जनगणना कोरोना एवं लोकसभा चुनाव के कारण स्थगित रही। क्योंकि आपको ही पता है कि जनगणना और 2024 की जनगणना, 2024 की लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव और कोरोना ये दोनों के कारण जो है इसको स्थगित रखा गया था 2021 की जनगणना। अब ये 2021 की जनगणना कब होगी? 2027 में। ठीक ना? ये 16वीं जनगणना थी, कोविड-19 और लोकसभा चुनाव के द्वारा स्थगित रहा। ठीक है? जन भागीदारी से जन कल्याण इसका नारा था। ठीक ना? कोरोना मतलब कोविड-19, कोविड-19 एवं लोकसभा चुनाव के कारण यह स्थगित रही। इसके बाद यह भारत की 16वीं जनगणना थी। यह भारत की 16वीं जनगणना थी। इस जनगणना का जो नारा था, हुआ नहीं लेकिन होगा 2027 में। ठीक ना? जनगणना का नारा था जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से, जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक ना?
जैसे इसका नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वो 15वीं जनगणना थी, ये 16वीं जनगणना थी, जो स्थगित रही कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण। ये अब जनगणना जो स्थगित रहा है, ये 2027 की जनगणना 2027 में किया जाएगा। हो सकता है अगर ये सरकार का मुंड नहीं बना, बोलेगा कि जनगणना अब छोड़ो 2031 में ही होगा, ये भी तो हो सकता है। ये 10 वर्ष की जो प्रक्रिया चल रही है, तो हो सकता है 2031 में ही जनगणना कराया जाए। लेकिन बोला गया है कि जो जनगणना 2021 में रोका गया है कोरोना और लोकसभा चुनाव के कारण, इसको 2027 में कर लिया जाएगा। अब जनगणना के अकॉर्डिंग हम लोग ये लिखेंगे कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कि मतलब बहुत से ऐसे बातों को आपको जानना है, कहाँ पर वन सबसे अधिक है, कहाँ पर वन रिपोर्ट क्या है, कम आया है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो क्या बोलोगे? भारत में सबसे ज्यादा वन मतलब फॉरेस्ट, भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? हाँ, मध्य प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि मध्य प्रदेश तो है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर कहा जाए कि कम स्पेस में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, तो मिजोरम में। कम, देखो जैसे गेहूं की सर्वाधिक कृषि उत्तर प्रदेश में की जाती है, ये इसलिए क्योंकि यूपी का एरिया ज्यादा है। पंजाब का एरिया क्या है, कम है। कम स्पेस में सबसे अधिक गेहूं की खेती कहां की जाती है? पंजाब में। तो हम लोग बोलते हैं कि गेहूं की कृषि में सघनता, सघनता मतलब डेंसिटी, उसका घनत्व कम स्पेस में ज्यादा रहना, गेहूं की उपज हो या लोगों की जनसंख्या हो, बात तो एक ही है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं की कृषि की जाती है, वो क्षेत्र ज्यादा हो गया, लेकिन कम स्पेस में ज्यादा गेहूं की खेती कहां की जाती है? पंजाब में। उसके एग्जाम्पल लोगों में देखना, लोगों में देखना। जैसे राजस्थान है ना, राजस्थान के एरिया क्या है? ज्यादा, यहां पर लोग रह रहे हैं, ज्यादा एरिया में लोग रह रहे हैं, तो यहां सघनता नहीं है ना, डेंसिटी तो नहीं है ना, ज्यादा जनघनत्व तो नहीं है ना, क्योंकि एरिया ज्यादा है आप लोगों के पास। वही बिहार में चले जाओ, इससे इससे मान लो ये तो 3 गुना इससे बड़ा है, बिहार से मानो तो 3 गुना ये क्या है? बड़ा है। और बिहार में पॉपुलेशन यहां से ज्यादा है, यहां लगभग 8 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, 8 से 8.5 करोड़ के आसपास। और बिहार में जनगणना लगभग 10.5 करोड़ है, 10.5 करोड़। सोचो आप लोग 4 हिस्सा में, 3 हिस्सा में हो एरिया के अकॉर्डिंग, और हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग मात्र 1 हिस्सा में है, लेकिन पॉपुलेशन 2.5 करोड़ बिहार में ज्यादा है। ये अच्छी बात है? नहीं, बहुत खराब बात है ना। अगर मान लो आपके घर में 4 कमरा है और 4 कमरा में 3 लोग रहने वाले हैं, कितने अच्छे से रहेंगे? एक स्टोर रूम है, एक एक रूम में एक एक लोग हैं, और कोई एक रूम में 20 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, तो वो जनघनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब इस बेस पर हम लोग ये जानेंगे कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य अगर जनसंख्या में कहेगा तो कौन है? बोलो। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व में है बिहार, है ना। हमने अभी आपको बताया कि जनसंख्या ज्यादा है यूपी में, जन घनत्व अधिक है बिहार में। समझ में आ रहा है ना। क्षेत्रफल ज्यादा है राजस्थान में, कम लोग यहां रह रहे हैं, जनसंख्या क्या है? कम लोग रह रहे हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है ना। ये चीजें हैं। अब यहां पर 2011 की जनगणना, क्योंकि 2027 तो आया नहीं है कि जनगणना 2021 का पढ़ेंगे हम लोग, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इसके लिए आप लोग एक टेबल बनाना, जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जनगणना
2011 के अंतिम आंकड़े। ये कहना चाह रहा है कि 2011 के अंतिम आंकड़े 2021 के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि 2027 में अभी 2027 आया नहीं है, इसलिए वो जनगणना नहीं हुई है। ठीक ना। चलिए अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो इसमें एक नंबर पर आपका कौन आएगा, उत्तर प्रदेश। एक नंबर पर आपका कौन आएगा, उत्तर प्रदेश। अब यहां की जनगणना जो है वो क्या है, 19,98,12,341। 19,98,00,000 12,341 12,341 यहां की ये क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो वो है उत्तर प्रदेश, 19,98,12,341। क्या ये याद करना है क्या डिजिट? नहीं, आप लोग लिख लिए हो, बस ये समझना कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। कितना, लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़। क्यों? क्योंकि ये 98 ये सब दिख रहा है, ये तो हो गया होगा, क्योंकि 2011 का जनगणना पढ़ रहे हो, 14 साल पहले का जनगणना पढ़ रहे हो, 14 साल में कितने बच्चे जन्म लिए होंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ मानेंगे, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र में है 11 करोड़ लगभग, है ना। ये भी 11.5 करोड़ हो गया होगा। 2 नंबर में लिख लेना महाराष्ट्र, 2 नंबर महाराष्ट्र में है। यहां है जनसंख्या कितना, एग्जैक्ट डाटा लिखेंगे हम लोग, 11 करोड़ 23 लाख 11 करोड़ 23 लाख 74,333 74,333। इसके बाद तीसरा नंबर किसका आता है, बोलो, तीसरा नंबर किसका आता है? नहीं बोल रहे हो, बिहार से दिक्कत है आप लोगों ना, बिहार। तीसरा जनसंख्या किसका आता है, अपना बिहार का, है ना। 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार, 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 400 समथिंग होगा, और 452। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़, इसकी जनसंख्या लगभग 11.5 करोड़, बिहार की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़। ये है 3 जनगणना का डाटा हम लोग क्या है लिख रहे हैं, ठीक ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक ना। न्यूनतम जनसंख्या जो है किस राज्य का है, तो न्यूनतम जनसंख्या में भी फर्स्ट नंबर पर आप लोग लिखोगे। न्यूनतम जनसंख्या में पहला में आपका नाम आएगा किसका, सिक्किम का। सबसे कम जनसंख्या कहां है, सिक्किम। सिक्किम में मात्र जनसंख्या कितना है, 6,10,577, 6,10,577, 6,10,577। दूसरा है मिजोरम, दूसरा है मिजोरम, यहां लगभग 10 लाख जनसंख्या है, 10,97,206, 10,97,206।
सिक्किम, मिजोरम और ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये समझ रहे हैं ना, ये क्या है? ये बता रहा है कि सबसे कम तो सिक्किम है, लेकिन सिक्किम से अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। अगर मान लो तो ये जैसे आपको दिख रहा है, ये घटते क्रम, ये बढ़ते क्रम, यही ना है। तो यहां पर जो चीजें होगी ये होगा 13,83,83,000, 13,83,000, 13,83,727, 727। ठीक ना? अब देख लो, ये जनसंख्या देखो आपका क्या है, ये घटते क्रम में है, ये घटते क्रम आपको बताया गया है। ये मानो तो ये क्या है, बढ़ते क्रम बताया गया है कि अंतिम से बढ़ रहा है, और ये अंतिम से शुरू से क्या है, घट रहा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां? उत्तर प्रदेश। आपको दो से मतलब है, एक ये सबसे ज्यादा और एक सबसे कम। लेकिन कभी कभी आपको बोल देता है कि क्रम से सजाओ, होता है ना, बोल देगा कि एक जो है एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सजाओ, किसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। कम में आपसे पूछेगा कि कम में कौन है, फिर उससे ज्यादा कौन है, फिर उससे ज्यादा कौन है। तो ये बढ़ते क्रम में है और ये घटते क्रम में है। ये देखो घट रहा है ना, घट रहा है ना, और ये देखो यहां से बढ़ रहा है ना, तो वो है घटते क्रम और बढ़ते क्रम। अब इसमें देखो आप, इसके बाद देखोगे जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या जैसे आपने राज्य देख लिया, वैसे ही आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी, यूटी लिख लेना शॉर्टकट, यूनियन टेरिटरी या इसको यूटी लिख लेना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला नाम किसका आएगा? तो दिल्ली का। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो वो कहां? दिल्ली में। एक नंबर में लिखना, ये पॉपुलेशन की बातें हो रही है यूनियन टेरिटरी में, और उसमें एक नंबर में नाम किसका आएगा? दिल्ली। अगर क्वेश्चन कहेगा कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो वो जनसंख्या कहां है? दिल्ली में। लगभग 1 करोड़ लोग यहां रहते हैं। और दिल्ली कितना एरिया में है? छोटा सा एरिया में है। दिल्ली छोटा सा एरिया में है और यहां की जनसंख्या सबसे अधिक है। दिल्ली में 1,67,87,000, 1,67,87,000, कितना? 941, 941। दिल्ली में 1,67,87,941 लोग हैं। उसके बाद है पुदुचेरी में, तब जाकर चंडीगढ़ 2 नंबर में है। पुदुचेरी या इसे को कहते हैं पांडिचेरी। पुदुचेरी में जो जनसंख्या है वो कितना है? 12,47,000, 12,47,000, 12,47,953, 953।
और इसके बाद जो है किसका है, चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का है 10,55,405। 10 लाख 10,55,450। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे या यूनियन टेरिटरी पूछे तो वो है दिल्ली। दिल्ली, और दिल्ली में क्या है, तो ये है 1,67,87,941। उसके बाद है पुदुचेरी में 12,47,953। इसके बाद देखो चंडीगढ़ में 10,55,455 450। ये तीनों यूनियन टेरिटरी है, तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। और तीनों में जनसंख्या ये बताओ घटते क्रम है कि बढ़ते क्रम है, बोलिए। घटते क्रम है। ये तो खुद से दिख रहा है कि सबसे अधिक ये, उससे कम ये, उससे कम ये। हो गया। इसका भी लिखेंगे क्या, छोटा वाला, इतना नहीं पूछता है। जैसे मान लो, जैसे आप ये लिखे हो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश, तो ये घटते क्रम में है। ये न्यूनतम जनसंख्या, तो क्या न्यूनतम जनसंख्या, ये लिख लो, ये भी लिख लो। न्यूनतम जनसंख्या, ये क्लियर हो जाएगा लाइन। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी। जैसे आपने लिखा राज्य को, वैसे ही लिख रहे हो आप यूनियन टेरिटरी को। लक्षद्वीप में है 64,473 लोग। सबसे कम जनसंख्या कहां है, बोलो, लक्षद्वीप में। सबसे कम जनसंख्या कहां है, लक्षद्वीप में। यहां है 64,473, मात्र इतने ही लोग हैं, 64,473। ये 36 द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं। इसके बाद दमन और दीव। दमन और दीव, दमन एवं दीव, ये याद रखना, ये घटते क्रम नहीं है, ये क्या है, बढ़ते क्रम। जैसे आप सेम राज्य के लिए लिखे हो, वैसे ही सेम आप यूनियन टेरिटरी के लिए लिख रहे हो। दमन और दीव 2,43,247। 2,43,247। लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नगर हवेली 3,43,709। दादर एवं नागर हवेली 3,43,709। 3,43,709। ये आंकड़े सभी याद नहीं करने हैं, आगे का याद रखना है। अब आप बताओ, आपसे 4 ही क्वेश्चन अभी लिखाए हैं हम, इतने तो आप लिख लिए, आपको लग रहा है बहुत हार्ड है, नहीं, 4 ही क्वेश्चन अभी लिखे हो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश।
अभी 4 ही लिखे हो। ये आंकड़ा इसलिए लिखा गया है कि कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि क्रम से सजाओ, कि सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है ना। तो उस क्रम को अवरोही क्रम में कभी अगर ये पूछ दे तो ये आपको आंकड़ा काम आएगा, इसलिए आप लिख रहे हो, ठीक ना। अगला पॉइंट में लिखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत जल्द अब आप लोगों का हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। वर्ल्ड की इंडियन, हाँ इंडियन लिख लिए, इंडियन हो गया है क्या? राजस्थान हिस्ट्री हुआ है ना। हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग, अब ये आज लगभग हो जाएगा या कल, तो कल या परसों से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री। और इस हिस्ट्री में क्या क्या आप लोग का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर आपने पर्वत नहीं पढ़ाया, पठार नहीं पढ़ाया, मैदान नहीं पढ़ाया, तो ये क्लास एक्चुअली हुए थे, लेकिन उस क्लास में किसी का प्रेजेंटेशन नहीं था। हाँ, पर्वत पठार मैदान इसलिए नहीं हुआ था कि बीच में जो क्लास बीच में गैप हुई थी ना, उसमें वो चीज़ें छूटा है, नए चैप्टर के साथ वो स्टार्ट कर लिए हैं, है ना। तो जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पर्वत पठार मैदान नहीं पढ़ाया गया है, वो भी देख ले कि आपको मेन मेन पर्वत बता दिया गया है, जिस पर्वत का नाम क्या है, हिमालय। हिमालय पढ़े हैं, हिमालय का पाठ पढ़े हैं, तो हिमालय पर्वत आप पढ़ लिए हैं। मालवा का पठार, हिमालय का पठार, अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी नहीं लिखे हैं क्या? अमरकंटक की चोटी लिखे होंगे, आप धूपगढ़ी लिखे होंगे, तो क्लास छोड़े हैं, क्लास मिस किए होंगे। याद रखना, इसमें लिखा गया होगा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम अनायमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। दूसरी सर्वोच्च चोटी नीलगिरी, नीलगिरी का पर्वत है जो तमिलनाडु में है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। हाँ, तो इसका मतलब आप लोग बाद में आए हो। ठीक है, आप हमको आप दिखाना क्या नहीं लिखे हो। अच्छा, नहीं एक्चुअली हमें याद है कि ये पढ़ाया गया है, उस क्लास में भी पढ़ाए थे, इस क्लास में भी पढ़ाए थे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, वो तो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, कोई बात नहीं, जो चीज़ें नहीं पढ़ाया गया आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा बात करने के बाद हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री स्टार्ट होगी कि ज्योग्राफी के पीछे के पॉइंट, है ना। चलिए, अब देखो, ये जो आप हेडिंग दिए हो, इसमें बोलो पहला स्थान किसका आएगा। जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में सबसे पहला नाम किसका आएगा? बिहार। बहुत बढ़िया। इसमें सबसे पहला नाम किसका आएगा एक नंबर में? तो बिहार का। ये नंबर देना आप लोग, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये अरेंजमेंट जरूर देना आप लोग, है ना। चलिए, बिहार में 1106 है। इसका मतलब जानते हो क्या है? प्रत्येक 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में पश्चिम बंगाल, यहाँ 1028 लोग रहते हैं, 1028। और केरला में 860, केरला में
मात्र 860। ये क्या है? पर किलोमीटर है ना, ये पर किलोमीटर बता रहा है। 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं बिहार में। राजस्थान में 1 किलोमीटर जाओगे तो कहीं लोग ही नहीं मिलेंगे। अब जयपुर को छोड़ दो, जयपुर जोड़ोगे तो जयपुर में तो शहर है आप लोग का ना। आप रोड से निकलोगे 1 किलोमीटर तो कुछ लोग, बहुत 2 4 5 लोग दिखाई देंगे, 2 4 5 घर दिखाई देंगे। डेजर्ट में जाओगे तो और भी लोग नहीं दिखाई देंगे, 2 4 5 किलोमीटर कोई है ही नहीं, है ना, ऐसा है। लेकिन यहां पर यह सिचुएशन है, 1106 लोग। हाँ, अब यहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे बिहार में आपने लिखा वैसे ही आप मात्र लिखोगे सबसे कम में, तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं। यहां ये लाइन लिखोगे और वो क्या लिखना होगा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वो अधिक है और ये कम है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, बोलो कौन सा राज्य है? ये बार बार हम आप लोगों के समझ बोले हैं। हाँ, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहां मात्र जो है 17 लोग ही रहते हैं, है ना, पर किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग ही रहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पर नाम आता है मिजोरम का। मिजोरम में 52 लोग रहते हैं प्रत्येक किलोमीटर में। और तीसरा नंबर में आता है सिक्किम, यहां 80 के आसपास, 86 लोग रहते हैं। इसमें भी इतना लाइन आप लिखे हो, इसमें आपने क्या लिखा को न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप है, वैसे ही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहां भी 2 ही लाइन अभी लिखे हो आप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। और सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक ना। बाकी नीचे का आपका क्या है? क्रम है। हो गया। अब देखो, जैसे आपने ये राज्य के लिए लिखा वैसे ही आपको लिखना होगा यूनियन टेरिटरी के लिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन होगा? बोलो। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन था? बिहार। वैसे ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 1 नंबर में आपका यूनियन टेरिटरी में नाम किसका आएगा? दिल्ली का। 1 नंबर में नाम किसका आएगा? दिल्ली का। 11,320 लोग रहते हैं। सोचो, 11,320 लोग। छोटी सी दिल्ली है ना, 1 किलोमीटर में 11,320 लोग रह रहे हैं, है ना। 11,320 लोग रह रहे हैं प्रत्येक 1 किलोमीटर में। ठीक ना, एक या प्रत्येक किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में। इसका पर किलोमीटर ऐसे लिखना, पर मतलब ये होता है पर किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जैसे राज्य बिहार है, वैसे ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूनियन टेरिटरी में आपका नाम किसका है? दिल्ली। 11,320 लोग रह रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़, 9,258, है ना, 9,258।
58 लोग रह रहे हैं। कहाँ? चंडीगढ़ में। ये यूनियन टेरिटरी लिख रहे हो आप। और चंडीगढ़ के बाद नाम आता है पुदुचेरी, 2547, 2547, 2547 पुदुचेरी, पुदुचेरी। ठीक ना? हो गया। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो अब लिखना क्या है आपको? न्यूनतम। आपको केवल आगे वाला याद रखना है, ये आपको याद करना ही है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर कहेगा यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में, तो कौन? दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन? बिहार। सबसे जनसंख्या घनत्व कम सबसे कहाँ है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूनियन राज्य कहेगा तो कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश। और यूनियन टेरिटरी में कहेगा तो लक्षद्वीप, है ना? ये तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली नाम है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना? पॉपुलेशन। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट नाम आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां मात्र 46 लोग ही रहते हैं 1 किलोमीटर में, 46 लोग रहते हैं। प्रत्येक किलोमीटर की बात हो रही है, 46। उसके बाद दादर और नगर हवेली 700। दादर एवं नागर हवेली, यहां 700 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, प्रत्येक किलोमीटर में। उसके बाद आता है लक्षद्वीप, 2149 लोग रहते हैं। हो गया। इतने पॉइंट आपको ये इससे संबंधित था कि जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या में राज्य भी लिखे आप, जनसंख्या में कम वाले राज्य लिखे, जनसंख्या में आपका जनसंख्या घनत्व में आप राज्य लिखे, जनसंख्या घनत्व में राज्य यूनियन टेरिटरी लिखे, दोनों क्रम को लिखे। तो इस पॉइंट से जितने क्वेश्चंस बन रहा है उसको आप लोग लिखना। इसके बाद कुछ कुछ नोट पॉइंट में आपको नाम लिखनी है। जनगणना मेन पॉपुलेशन का ही है, एरिया सबको पता ही है कि सबसे ज्यादा राजस्थान का है। तो कुछ नोट पॉइंट की बातें हैं, यहां नोट में लिख लेना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो वो केरल है। लिंगानुपात का मतलब है लड़के ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा अगर कहेगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो 1 नंबर में किसका नाम आता है? केरला का, केरला का। दस सौ चौरासी।
वही है सेम 1 किलोमीटर में 1084 लोग मिल जाएंगे। ये लड़के के लिए बता रहा है। लिंगानुपात कम कहाँ है? हरियाणा में 879। अब ये केवल ज्यादा और कम ही लिखना है। निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य कहे तो हरियाणा 879। 879 879। ये तीन तीन को नहीं लिखेंगे, तीन तीन को नहीं लिखना है। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो कौन है? पुदुचेरी। पुदुचेरी पुदुचेरी वो है 1037। 1037 1037। फिर वही सेम क्वेश्चन, बस यहां लिख लो निम्नतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? दमन और दीव। दमन एवं दीव मात्र 618। मात्र 618। हो गया? देखो इसमें जैसे ये पॉइंट आप लिखे हो ना, वैसी पॉइंट वो भी है, लेकिन वो तीन तीन लिखा गया है तो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। ज्यादा नहीं है, रिपीट कर लेना। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ना, लक्षद्वीप। फिर आपसे अगर क्वेश्चन कहेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली, यहां लिख ले। निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछे तो कौन है? अंडमान निकोबार। तो ये घनत्व वाला है ना, ये डेंसिटी है। डेंसिटी जैसे कहेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, अगर कहेगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, तो कम कौन है? अंडमान निकोबार। वैसे आप लिखे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल। न्यूनतम जनसंख्या वाला न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुदुचेरी। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन और दीव। अच्छा एक लाइन और लिखना। ये हो गया? थक तो नहीं गए आप लोग? हाँ एक ही लाइन अब चलेगा, ये नहीं चलेगा, तीन तीन वाला नहीं चलेगा। अभी नोट पॉइंट दे दिए ना आप, अब एक एक लाइन वाला ही चलेगा, ठीक ना? अब लिखोगे आप क्या? अगला पॉइंट में क्या लिखोगे? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला, ये बच्चों को बोल रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा बच्चा किस राज्य में है, इसका मतलब यही ना हुआ। और उसका मतलब क्या था? सबसे ज्यादा मेल लोग कहां रहते हैं? केरल में। नहीं समझ में आएगा तो ये समझना, लिंगानुपात का मतलब मेल है ना। तो सबसे ज्यादा मेल लोग कहां है? केरला में। तो सबसे कम मेल कहां है? हरियाणा में। समझ में आ रहा है ना? तो जहां कम मेल है वहां लड़कियां ज्यादा है,
है ना। चलो, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात मतलब सर्वाधिक बच्चे कहां है, वो है अरुणाचल प्रदेश में, 972 के आसपास होगा, 972 ही है अरुणाचल प्रदेश। हाँ, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो अरुणाचल प्रदेश 972, 972। अरुणाचल प्रदेश 972। चलिए, फिर आप क्या लिखोगे, खुद से लिखो क्वेश्चन, क्या लिखोगे। बिल्कुल, यह समझ में आना चाहिए, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो कौन है, तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ 834। ये क्या है, 1 किलोमीटर में, पर किलोमीटर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो चंडीगढ़। चंडीगढ़। 2 लाइन और लिखेंगे, इसके बाद आज के लिए सेवा समाप्त, फिर कल मिलेंगे, ठीक। 2 लाइन क्या लिखना है, अब बोलो, अब खुद से बोलो क्या लिखेंगे हम यहां, बोलो यहां क्या लिखेंगे। सर्वाधिक, बोलो, शिशु लिंगानुपात वाला, बोलो, केंद्र शासित प्रदेश। एक लाइन आपके समझ ये रहेगा और एक लाइन ये रहेगा, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात होगा वो कहां है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे अधिक है। कितने हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं, 968। 968। और न्यूनतम कहेगा केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो है दिल्ली। दिल्ली, और वो दिल्ली में कितने हैं, 871। 871। दिल्ली में कम बच्चे क्यों हैं, हाँ, बच्चे चोरी होते हैं ये कैसा आंसर है दिल्ली में बच्चों की संख्या कम होने की वजह इसलिए है क्योंकि वहां पर कमाने वाले लोग ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है ना, कमाने वाले वो लोग ज्यादा है जो मतलब यूपी से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से गए हुए हैं, तो वो फैमिली को लेकर नहीं गए हैं, वो खुद ही जनसंख्या है वहां पर आपका, अब उन्हीं का जनसंख्या है। वो परिवार अगर सोचेंगे कि दिल्ली में जितने लोग रहे हैं सब फैमिली लेकर रहे, तो फिर दिल्ली में जगह नहीं रहेगी। फैमिली तो गांव में छोड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कोई नहीं लेकर गया है, लेकिन कुछ ही लोग लेकर गए हैं, है ना, जिसकी थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक है। हम अब मान लो 15,000 कमाओगे बाहर में जाकर, तो बीवी बच्चों को लेकर जाओगे, 2 को बच्चा है तो पड़ेगा तो 10,000 लग जाएगा आज के डेट में। एक बच्चे पर 5,000 नॉर्मल खर्चा है महीने का, नॉर्मल। 2 बच्चे तो 10,000, और मियाँ बीबी अगर हो गए तो 10,000, 20,000 तो ऐसे खर्चा है। कमा रहे हैं 15,000, तो संभव है नहीं है। अगर जो 15,000 वो कमाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका एजुकेशन मतलब ठीक नहीं रहा है, वही 10-15,000 कमाएंगे। इस वक्त तो उतना खर्च है ना, इस वक्त तो उतना पॉकेट खर्च है। इस वक्त याद रखना, अपने आप को संवारना, याद रखना, यही 2 साल का जो समय है, साल 2 साल का जो समय होता है ना, जो कॉम्पिटिटिव में हम लोग उतर जाते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, यही समय अपने आप को संवारने का है। अपने आप को अभी बेस्ट बना सकते हो, और आपको लगेगा कि मेरे पापा हैं, मेरे भैया हैं, मेरे ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, पैसे की क्या जरूरत है, हम नहीं भी, कोई कोई बोलता है
देखोगे, मान लो आपकी स्थिति खराब है, कुछ का स्थिति अच्छा होगा, वो बोलेगा पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे पापा जॉब कर रहे हैं, मम्मी जॉब कर रही है, भैया जॉब कर रहे हैं, पैसा का क्या करना है, सब लोग देंगे। याद रखना, जब सक्सेस हो जाओगे तो तुमको आदर होगी, और जब सक्सेस नहीं होंगे तो तुमको उस वक्त भी, तुमको कितने भी पैसा वाले तुम होगे ना, तुमको लोग लज्जित करने लगेंगे। और इसमें माँ बाप लज्जित करने लगेंगे, दूसरे को तो छोड़ो ना, भाई कितना दिन देगा। इसलिए अपने को बेस्ट बनाना है ना, सेल्फ डिपेंड। चलो, तो यहां तक हम लोग कंप्लीट किए। अब जनगणना में कोई कुछ जो सीक्वेंस है उसको हम लोग देखेंगे, और इसके बाद आपका हिस्ट्री स्टार्ट होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास क्या होगा वो आपको कल पता चल जाएगी। 14 नंबर। देखो, कह रहा है, ये तो साइंस का भी क्वेश्चन है, ये साइंस से भी संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल कौन सा है ना। कच्चा माल का मतलब वो होता है अयस्क, जैसे आप नाम सुने होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, कैल्कोपेराइट, सीडेराइट, ये सब क्या है, लोहे का अयस्क है, आयरन का अयस्क है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है ना। तो अब देखो इसमें जो आंसर आपका क्या होगा, तो इसमें आपका नाम आएगा, लौह अयस्क है तो लौह अयस्क में आयरन, ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क, अबरक और जास्ता। अच्छा, कोयला दिया है क्या, कोयला ए नंबर में, हाँ ए सही है। लौह अयस्क, कोल और चूना पत्थर, ठीक है। ये अरेंजमेंट है ना, अगर कोयला नहीं रहेगा तो वो आ जाएगा, और कोयला दिया है तो वो आपका ये नंबर सही है। 23। सामान्य निर्माण में आमतौर किस प्रकार के सीमेंट का उपयोग किया जाता है। व्हाइट सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, सामान्य काम में है ना, सामान्य काम में आपका सामान्य प्रकार का साधारण पोर्टलैंड सीमेंट ही होगा, सी नंबर। ओपीसी, ओपीसी, इसमें ए दिया है क्या, सी सही है, ओपीसी। और बोलिए। ये एक्चुअली गोदारा सर का बनाया हुआ है, मेरा पेपर नहीं बनाया हुआ है, हम थोड़ा जयपुर से बाहर थे, सर का कॉल आया कि क्वेश्चन बनवाना है। अब वो क्या जान रहे हैं कि हम क्या पढ़ाए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे टीचर हैं, थोड़ा बना दिए है लेवल का, तो क्या हो गया, आप पढ़ लो ना, इसका आंसर तो दिया गया है ना, आंसर दे दो। हाँ, आंसर याद कीजिए, बाकी जो क्वेश्चन होगा हम देख लेंगे। क्वेश्चन तो ठीक है, मेरे पास एक्चुअली पीडीएफ था ये। चलिए, भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में खोला गया है चेन्नई में। कुछ तो पढ़ाया हुआ डाला हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो अच्छा है ना, कुछ है। देखो, कुछ है और बहुत कुछ पढ़ाया हुआ नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि जो हम पढ़े हैं वही आए, इसका मतलब आप वही चाह रहे हो कि जो चीजें हम पढ़े हैं वही बस केवल जाने, कुछ एक्स्ट्रा जानना नहीं चाह रहे हो। हाँ, नंबर कम आया, वो नंबर कम आया वो अलग चीज है, उससे जानकारियां मिली कि ये इसका आंसर है, ऐसे ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो आउट ऑफ सिलेबस से और अपने आप को बेस्ट साबित करो, है ना। हाँ, ये चीजें हैं, नंबर भले कम आए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, धन्यवाद।